हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम आज कुछ थोड़ा सा अपने चैनल पे अलग लेके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछा करते हैं कि किस टाइप से बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है, और अभी जो है 2026 का एग्ज़ाम आने वाला, अभी डेट नहीं आई है, बस एक्सपेक्टेड है कि लास्ट हाफ मई में होगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि मतलब एग्ज़ाम कैसे दें, उनकी मतलब प्रिपरेशन कैसे करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए मैंने जो मेरा जूनियर है, सब जूनियर है, एक मैंने बुला रखा है, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, तो इससे हम बातें करेंगे, इसने कैसे कैसे किया, क्या एग्ज़ाम दिए थे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हिमांशु आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिमांशु से, मतलब नाम तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं इसे क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना इंट्रो दे, कहाँ से है, नाम और अपने कॉलेज के बारे में बताएं, क्योंकि हमारा दोनों का कॉलेज सेम ही है। ठीक है, मैं मतलब 7th सेमेस्टर में हूँ, ये 2nd सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंट्रो देगा ये। ठीक है, हिमांशु इंट्रो दो अपना। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रांशु श्रीवास्तव है अच्छा, और मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। कॉलेज का भी नाम बता दो। कॉलेज में SNMC मेडिकल कॉलेज आगरा में स्टडी करता हूँ, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर। और ये SNMC जो है कोई प्राइवेट मत समझना, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, प्राइवेट नहीं है। और अपना ईयर बता दो, किस ईयर में मतलब तुमने एडमिशन लिया। मैंने एडमिशन ईयर 2025 में लिया था, एग्ज़ाम के थ्रू CNET एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो मैं अब एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा सबसे पहले कि कौन कौन से एग्ज़ाम मतलब तुमने दिया था इससे पहले, और तुमको पता कैसे चला कि ठीक है CNET एग्ज़ाम होता, नर्सिंग के लिए होता, किसी ने बताया, कोई वीडियो देखा था, इसके थ्रू ये बताओ तुम। बॉस, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत लोगों के ड्रॉप हो जाते हैं। मेरा भी ड्रॉप हो गया था। 2022 में मैंने 12th पास आउट किया। उसके बाद फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप में पता चला कि नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। मेरा भाई भी है, तो उसका भी मेरे साथ ही कॉलेज में एडमिशन हुआ है, इसी कॉलेज में। तो उसने देखा भैया नीट का नहीं हो पा रहा है, तो CNET का एक एग्ज़ाम होता है। बट हम उस टाइम लेट हो चुके थे, उस टाइम वो एग्ज़ाम हो चुका था, फॉर्म भी फिल हो गए थे, बंद हो गया था। तो हम लोगों ने कहा कोई नहीं, एक साल नीट का प्रिपरेशन करते हैं, फिर देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ ट्राई करेंगे। तो नीट का एग्ज़ाम दिया 5 या 7 मई को। उसके बाद एक दिन बाद उसका रिजल्ट पता चल जाता है मैच करने के बाद। उसके बाद फिर हम लोगों ने CNET का फॉर्म भी भर के रखा था बैकअप में, कि अगर नहीं होता है तो नर्सिंग का कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, यदि गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो हम प्राइवेट ले लेंगे। क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम देना जा रहे थे, इतना नॉलेज नहीं था कि कैसा एग्ज़ाम होता, टफ आया तो प्राइवेट लेना पड़ता, नहीं निकलता। ये भी प्रेशर था माइंड पे बहुत कि होगा कि नहीं, न नीट में नहीं निकला तो ये भी क्या पता ना निकले। तो मैंने फॉर्म भरा, मुझे लगभग 15 से 20 दिन मिले थे। मई में लास्ट में या जून स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हुआ था। तो फॉर्म भरा, दोनों का सेंटर भी पास में ही गया था, तो इतना प्रेशर था नहीं हम लोगों पे कि कहीं दूर जाना पड़ा। और नीट का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे थे, तो इतना बर्डन नहीं था कि हमें कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। वही आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्जेक्ट हमारे वैसे ही हो जाते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। और हम CBSE बोर्ड से थे, तो इंग्लिश का इतना था नहीं, क्योंकि बराबर इंग्लिश पढ़ के आ रहे हैं। और इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, ओमिशन वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछते हैं, तो ये 10th तक तो पढ़े ही थे, तो ये भी ईजी रहा। एग्ज़ाम दिए। अब वो एग्ज़ाम का क्या होता है कि उसमें ना तो OMR मिलती है, ना क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो सब सबमिट करा लेते हैं। तो ये था कि अब पता नहीं कितने मार्क्स देंगे यूनिवर्सिटी वाले, एग्ज़ाम में कैसे चेक करेगा, OMR गलत ना हो गई, उसमें OMR भरना पड़ता है नीट के जैसे। तो नीट का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे CNET के लिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, हो जाएगा जहाँ तक है। तो नीट की प्रिपरेशन तो मैं भी कर रहा था, बट ऐसे ही जस्ट मतलब मेरे पास 10-15 दिन का टाइम था उस टाइम। लास्ट टाइम तो आई थिंक मैंने 17 जुलाई को एग्ज़ाम दिया था, लास्ट कोविड वाला था वो। हाँ। ठीक है, तो मेरा बैच, तो उसके बाद फिर CNET का एग्ज़ाम मेरा आई थिंक 29 जुलाई को था, ऐसे कुछ था। ठीक है, 1 मंथ का गैप नहीं, मेरे 1 मंथ का नहीं था, 10 दिन का गैप था। ठीक है, मैं गुरुग्राम में रहता था, गुरुग्राम से घर आया। ठीक है, उसके बाद 10 दिन कैसे पढ़ा, फिर दे दिया था, ऐसे ही मेरा भी हो गया। बट इसमें एक चीज़, पॉजिटिव चीज़ पता क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। जी बस, नेगेटिव मार्किंग। और मेरे टाइम पे क्वेश्चन जो थे वो 200 थे, और तुम्हारे पे 120 थे। हाँ, मेरे टाइम पे 120 थे। हाँ, और पेपर भी 120 का ही था। हाँ, 120 का था।
ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तुमको कोई लगा हो तो इसके बारे में बताओ तुम। नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें फिजिक्स ही लगा, तो इसमें भी लगा था कि फिजिक्स कैसा आएगा, बट जैसे ही इसका एग्ज़ाम दिया तो फिजिक्स लगा नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक पूछते हैं, बहुत बेसिक ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, F=G(m1m2r2) वाला, और ऐसे नॉर्मल सवाल पूछते हैं। मॉडर्न से भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे, वेवलेंथ का फॉर्मूला बेस्ड ही आता है जहाँ तक, तो इतना फिर टफ लगा नहीं ऐसा कोई। केमिस्ट्री का भी सेम थिंग रहता है लगभग पूरा फार्मूला, और बायो का भी थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डीप लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इजी रहता है, मतलब इजीली। और कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखा तो कर लेगा, ये रहता है। हाँ, नीट के कंपैरिजन में थोड़ा रहता है, क्योंकि नीट में ऐसे रीजन आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आता है ज़्यादा। अगर तुम एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँ, कोई अगर मिस्टेक करी हो प्रिपरेशन के टाइम तुमने इसमें? हाँ, बहुत मिस्टेक तो की थी। वो जो 1 ईयर की जर्नी थी ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत थे, नेगेटिव थिंकिंग इतनी हो गई थी कि पढ़ने का मन ही नहीं करता था कि अब छोड़ दूँ, पेरेंट्स से कह दूँ अब नहीं करना है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, लगे रहना है, हो जाएगा। एक एग्ज़ाम नहीं है, कहते ना अ शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, तो एक एग्ज़ाम नहीं है, बहुत है। आप नर्सिंग भी चूज़ कर सकते हैं, आप पैरामेडिकल भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत से एग्ज़ाम हैं, आप कर सकते हैं। देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है। नीट का मतलब तुमने ड्रॉप आउट कितनी बार लिया था? बस 2022 में मेरा 12th हुआ, एक उसके साथ दिया था, तो वो तो ये था कि चलो 12th ही दे दूँ, नीट भूल जाता। अपीयरिंग्स में? हाँ, अपीयरिंग में काउंट होगा ही नहीं वो मेरा। तो उसके बाद मैंने 2023 में दिया, 24 में, और 25 में सीनेट के साथ दिया। लगा था कि अब नीट नहीं होगा, अब सीनेट ही लास्ट है। वो तो फिर उसके बाद नीट बैकअप हो गया था। सीनेट के बाद नीट बैकअप अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो। लास्ट टाइम नीट में अगर मार्क्स तुम बताना चाहो? बहुत मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट किए थे। 12th के साथ दिया था तो 336 आए थे। उस टाइम कट ऑफ भी कम जाती थी, तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, BDS मिल रहा था बट मैंने नहीं ले पाया। जहाँ तक मिल जाता है गवर्नमेंट या BMS, उस टाइम BMS का इतना क्रेज़ नहीं था कि ये जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि MBBS और BMS को सेम रखा जाएगा, तो फिर उसके बाद से BMS की भी चांस हट गई। फिर उसके बाद 2024 में पेपर थोड़ा इजी था, तो 416 मार्क्स के आसपास आया। फिर 2025 में टफ था, तो फिर मैं 321 पे आ गया, 325 फिर सीनेट दे दिया। अगर मैं बताऊँ अपना, तो सेम थिंग मेरी भी यही थी। मैंने तीन बार ड्रॉप आउट लिया था, और लास्ट टाइम पे मतलब किसी ने बता दिया था ऐसे कि हाँ मतलब इसका भी एग्ज़ाम होता, मुझे करना नहीं था, बस अटैक आया, बट कर लिया ऐसे ही, ठीक है। और मैं तुमसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, तुमने इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोचिंग की थी क्या प्रॉपर, या फिर ऐसे किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया हो, या फिर? कोचिंग नहीं करना है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी। अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो अपना पूरा टाइम लाइब्रेरी में दीजिए। यूट्यूब पे बहुत इनफ कंटेंट पड़ा हुआ है, आप कोई भी चैनल उठा के देख लो। जैसे फिजिक्स वाला का ही है, उससे मैंने प्रिपरेशन किया था, नर्सिंग नाम करके चैनल है। अड्डा 24/7 पढ़ाता है। रोजगार विद अंकित में भी आता है, RWA करके आता है चैनल। और फिर लास्ट में मैंने विजय एजुकेशन देखा, उसमें मुझे थोड़ा नहीं लगा, तो मैंने यही 3 प्रेफर किए थे। मेन रोजगार विद अंकित में उन्होंने जो क्वेश्चन कराए थे इंग्लिश के, तो वो बहुत सही था, क्योंकि पेपर में सीधा एज इट इज़ आ गया था। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए थे। और फिजिक्स केमिस्ट्री वाले में ऑलरेडी नीट में पढ़ रहा था, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग कोचिंग करते हैं वो बैच तो ले लेते हैं, लेकिन बैच में इतनी मिस्टेक्स होती हैं कि फिर जब जो सॉल्व करता है ना, वो लगता है कि नहीं कुछ ग्लिच होगा या मेरी गलती है। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ दिया था, तो उसमें 20 क्वेश्चन का टेस्ट था, मेरे 17 सही थे, 3 गलत थे। तो उन्होंने 3 सही 17 गलत कर दिए मेरे। तो फिर मैंने कहा बैच नहीं लेना है। मैंने डेमो के लिए बैच का और दूसरे का एक्सेस लिया था। मैंने कहा बैच नहीं लेना है, तो इतना कंटेंट मिल गया था। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़ लो, फॉर्मूला ही बेस्ड स्टडी कर लो तो हो जाएगा। इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के रोजगार भी अंकित इंग्लिश बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अड्डा 24/7 बहुत अच्छा पढ़ाता है। और फिर आप PW भी देख सकते हैं लास्ट में। मतलब यही है कि अगर आप जो प्रिपरेशन करना चाहते हो, जो मतलब नीट जो नहीं देना, बस केवल नर्सिंग में ही आना है, तो एक बार ट्राई करना जो प्रॉपर सीनेट के लिए पढ़ाते हैं उनके पास ना जाके जो नीट का कोई सस्ता सा बैच ले लेना,
जी। ये ज़्यादा सही रहेगा हाँ, ना? ये सही रहेगा। 1000-1500 में बैच मिल जाता है आराम से। और आराम से मिल जाता है। अगर इतना हाई लेवल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वही रिमाइंड कर ले। बेसिक तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतने में सिलेक्शन हो जाता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में नॉर्मल पूछते हैं, पैराग्राफ में जैसे क्वेश्चन आता है और सेंटेंस फॉर्मेशन क्वेश्चन आता है। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं, तो वो भी पढ़ते आ रहे हैं। अब वो भी समझते हैं कि कैसे इंग्लिश करना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड है तो बेसिक नॉलेज कि पेशेंट को कैसे गाइड करना है, कैसे अटेंड करना है पेशेंट को, बेड मेकिंग वगैरह आता है। ये नर्सिंग में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा देखना पड़ता है। वही है बस। बाकी तुमको एडिशनल वही 2 चीज़ें, इंग्लिश तो कर ही लोगे, पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आ रहे हो। बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड का तुमको अगर बायो पढ़ रखा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बायो से भी रहती हैं। जैसे कि नॉर्मल बीपी कितनी होती है, पेशेंट का टेम्परेचर कितना होता है, और कभी हॉस्पिटल में गए तो कुछ सिम्बल्स का भी पूछ लिया, बस इतना ही होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो बायो के क्वेश्चन आते हैं वही नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ जाते हैं। जैसे बायो में क्या पढ़ते हैं, स्फिग्नोमेनोमीटर, तो वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आ जाता है। बीपी नॉर्मल दिया रहता है एनसीईआरटी में, तो वही नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछ लेते हैं, इसीलिए। अरे तुमने मार्क्स नहीं बताया अपना सीनेट का। मेरा मार्क्स 106 था और रैंक जनरल रैंक 281 थी। 281 थी। मतलब जो एसएन इसको मिला होगा 281 पे, फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया था ना तुमको? हाँ, फर्स्ट काउंसलिंग में मिल गया था। और एसएन 500 रैंक तक भी मिला है। 500 तक मिला। हमारे टाइम पे भी मतलब 500 वालों तक का ही मिला था। वैसे एसएन जाता नहीं है 500 तक, लेकिन काउंसलिंग में ऐसा था कि बहुत बच्चों ने उसमें ऑप्शन आता है फ्लोट करने का। और ये भी डाउट क्लियर कर दूं कि फ्लोट करने का आता है और एक फिक्स करने का आता है। तो मैंने फ्लोट नहीं किया था, कि मैंने कर लगा कि हाँ कॉलेज ठीक है, अच्छा कॉलेज है, नाम है और मिनी एम्स कहते हैं इसे, तो फ्लोट नहीं किया था। बट फ्लोट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। यहाँ जितने भी बच्चे आए थे किसी का फ्लोट में नहीं गया था, सबको फिक्स मिल गया था और चेंज नहीं हुआ था किसी का सेकंड काउंसलिंग में। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और टीचरों ने बताया था कि अगर आप फ्लोट करते हैं तो आपको डाउन कॉलेज भी मिल सकता है। वो नहीं है कि आप सोचें कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, मुश्किल है, क्योंकि और भी बच्चे बैठे हुए हैं मार्क्स। नहीं, इन कंपनी अगर बात करें तो यूपी अगर बात करें तो अच्छे कॉलेज में तुम्हारा कौन SGPJ आता है, KGMU आता है, पहला KGMU, SGPG और फिर तुम्हारा GSBM आता है, RML भी। हाँ, RML है। नहीं, जिनको लखनऊ में प्रॉपर रहना है, मतलब तो रहना RML मतलब बेस्ट है। बाकी नहीं तो फिर तुम्हारा SN ही उसके बाद है। अच्छा है। GSBM भी लखनऊ के पास में पड़ जाता है। हाँ, GSBM कानपुर में, वो अच्छा है, उसकी रैंकिंग अच्छी है। ठीक है, इसके बाद फिर से वापस आते हैं तुम्हारे मतलब प्रिपरेशन में MCQ और टेस्ट का क्या, मतलब कोई स्पेसिफिक अलग से कुछ बुक ले रखा हो इसके लिए? यार एक बुक आती है ऑनलाइन, बहुत बुक आती है, बट मुझे विद्या की ठीक लगी, मैंने बहुत देखा। विद्या पब्लिकेशन की बुक आती है, सीनेट करके GNM को भी आती है, वो सीनेट को भी आती है। तो उसमें जो कंसाइज वे में दिया हुआ है, सिलेबस बताया है उसमें कितना हमें पढ़ना है, फिजिक्स में कुछ चैप्टर बताए हैं, बायो में तो ऑलमोस्ट सब पढ़ते ही हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ कंसाइज करके बताया है, नर्सिंग फंडामेंटल्स आता है उसमें लिख के पूरा, और इंग्लिश आता है। तो अगर वो बुक देख ली, एक बार थरो हो गया उस बुक से, तो वो इनफ है। विद्या पब्लिकेशन की आती है वो इनफ है। और भी देख सकते हैं, एजू मार्ट से भी आती है शायद से, और बस इतना ही है। विद्या पब्लिकेशन मुझे ठीक लगी थोड़े, हालांकि उसमें मिस्टेक्स हैं, बट जितना हमें नॉलेज है तो उतने में हम समझ आते हैं कि मिस्टेक है, तो इतना नहीं। एक चीज़ और, मतलब जैसे कि तुम्हारा एग्ज़ाम नीट का दिया होगा तो बता रहे हो 7 मई को था लास्ट एग्ज़ाम, तो उसके बाद तुमको एक अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम मिला होगा सीनेट के लिए, तो कोई अलग से स्ट्रेटजी बनाई थी क्या तुमने? हाँ, अलग से स्ट्रेटजी ऐसा बनाया था कि मैंने वो बुक ऑर्डर किया ऑनलाइन, विद्या पब्लिकेशन से होती है ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन करने के बाद वही 2-3-4 दिन में बुक आ गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि टेस्ट दूंगा। अब इसे चाहे मेरी गलती कह लीजिए या लापरवाही, मैंने टेस्ट दे ही नहीं पाया उसमें। मैंने क्वेश्चंस किए, उसमें जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें सैम्पल पेपर भी दिए होते हैं, सैम्पल पेपर देखा। ऑनलाइन टेस्ट देने का इसलिए भी नीड नहीं लगा क्योंकि जो मैं टेस्ट में देता, कोई टेस्ट सीरीज मुझे मिल नहीं रही थी, और फ्री तो कोई थी ही नहीं, सबको मुझे बाय करनी पड़ती। तो मैंने ऑनलाइन जितने भी लेक्चर्स थे, बहुत लेक्चर पढ़ा हुआ है, सब पे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 500-700 क्वेश्चन, आराम से 1000 क्वेश्चन हो गए थे मेरे, तो टेस्ट का ऐसा नीड नहीं पड़ा था। इसके बाद हम कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब तुम कॉलेज आए, ठीक है, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस क्या था? पहला एक्सपीरियंस ये था कि बच्चे, हम लोग वहाँ विजिट तो कर नहीं सकते कॉलेज पे, दूर पड़ता है, एक तो ऑनलाइन देख के आते हैं, तो लगता है कि कॉलेज का बहुत फैसिलिटीज़ हमारे लिए हैं, बट
वो फैसिलिटीज़ भी डिवाइडेड रहती हैं। हम्म, जो हायर ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उनके लिए अलग डिवाइडेड है, हमारे लिए अलग है। और हर कॉलेज में कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेपरेट है जहाँ तक है। किसी कॉलेज में फैसिलिटीज़ अच्छा है, किसी कॉलेज में फैसिलिटीज़ कम है। तो मूवी देख के एक्सपेक्टेशन लेके तो मत ही आना, ये बहुत चेंजमेंट होता है कॉलेज में, बहुत। सोचते हैं कि हम जा रहे हैं, कहते हैं ना रौला में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि हम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। किसी भी कॉलेज में जाइए आप। मतलब कॉलेज के ऐसा मैं बता दूँ तुमको, ठीक है, कि प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग रहता है, और गवर्नमेंट में आ रहे हो तो अलग रहेगा। और एसएन में थोड़ा सा क्या है कि ये ओल्ड आगरा में है, जो पहले का आगरा है और सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये पता होगा तुमको। एशिया का तीसरा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है ये, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी जो बिल्डिंग्स हैं वो ओल्ड, अभी बाकी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे। अगर नेक्स्ट ईयर कोई आएगा तो जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आपका मेट्रो बन ही रहा है, साथ में मेट्रो, आपको सब डेवलपमेंट होता जा रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है। अगले मतलब 1 साल में मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कोई चीज़, जैसे कि अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि रियलिटी तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मैच करती है या नहीं करती है? हाँ, एक्सपेक्टेशन मैच करती है। एब्सेंट होना कॉलेज में, हाँ, देखो नर्सिंग में एक मैं बता दूं, ठीक है, 80% चाहिए होती है, ठीक है। थ्योरी में 80% और तुम्हारा जो क्लिनिकल में 100% वो चाहिए ही होती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी क्या कोई प्रॉब्लम होती है लगभग ऐसा कुछ? हाँ, बस थ्योरी में तो ये है, जैसे हो जाता है थोड़ा बहुत एब्सेंट हो जाता है। 80% मंथली 80% चाहिए तो 1-2 छुट्टी तो चल जाती है। संडे तो मिल ही रहे हैं, 4 संडे मिल जाते हैं। और अच्छी बात है कि सेकंड सैटरडे भी मिल जाता है, तो 4 से 5 हो जाती हैं। और 1-2 खुद से भी हो जाती है, तो 80% रहता है, 80% से ऊपर ही रहता है। बट क्लिनिकल में ऐसा है कि अगर आप नहीं जाते तो टीचर्स राउंड पे रहते हैं, तो एब्सेंट लग सकती है आपकी, तो उसमें 100% चाहिए होता है। और फर्स्ट ईयर में इतना नहीं होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कम ही ड्यूटी लगाते हैं, तो 1 मंथ की लगती है, 1 मंथ की लगती है। बाकी जो जैसे सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो ड्यूरेशन है तुम्हारा वो बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं 7th सेमेस्टर में हूँ, तो मेरा जो अभी है गायनी में पोस्टिंग लगी और कम्युनिटी की 1 मंथ की लगती है, और 5th सेमेस्टर में भी 1 मंथ की लगती है। तो रूरल एरिया में भेजते हैं, और गायनी का तो अलग से डिपार्टमेंट लगभग 2 महीने, जैसे मान लो 3 या 4 महीने लगभग जो है क्लिनिकल में ही जाते हैं। थ्योरी तुम्हारा 1 मंथ में 1.5 मतलब इतने में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, क्लासेस और क्लिनिकल को मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं हो, फिर भी उसका कुछ प्रेशर लगा हो, तुमको कैसे हैंडल करते हो? जी बॉस, क्या है कि क्लिनिकल में हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग को सब ऑब्जर्व करना होता है, वाइटल्स वगैरह लेने होते हैं, ऑब्जर्व करना होता है। अब हम लोग पहली बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो लगता है हम सब ग्रैब कर ले, फाइल्स देख के एक्साइटमेंट रहता है एक अलग सा। टीचर्स बोलते हैं कि बेटा आपको वाइटल्स लेना है, वो एक हद तक सही भी बोलते हैं। अगर हम हर चीज़ देखेंगे तो हमें बहुत लगता है कि हम आज ये सीख लिए, और हम उसमें नॉर्मल वाइटल्स लेना भूल जाते हैं। तो वाइटल्स जो बोलते हैं कि वाइटल्स लेके आओ बेटा, वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग वाइटल ना पड़े। और आपके सिलेबस में भी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है, नर्सिंग फंडामेंटल का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें नॉर्मल वाइटल्स और पेशेंट ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को अटेंड कैसे करें, बेड मेकिंग, ये नॉर्मली रहता है। बच्चे ये भूल जाते हैं, डायरेक्ट मेडिकेशंस पे आ जाते हैं, पेशेंट को कौन सी मेडिकेशन दी है, पेशेंट को क्या बीमारी है, लिख सकते हैं, डायरी मेकिंग होता है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन उस पर ना ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास 4 साल है, आप बहुत डिजीज से गो थ्रू करेंगे। तो पहले जो हमारा बेसिक है वाइटल्स वगैरह वो लेना कंपलसरी है। 1 बजे तक ड्यूटी लगती है, वो उसमें नर्सिंग ऑफिसर रहते हैं, उनकी बात माननी होती है ऑब्वियसली। तो हमें ज़्यादा मौका नहीं मिलता है कि हम बैठ सकें, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो सीखने के लिए ज़्यादा कहते हैं कि बेटा सीखो, सबके साथ रहो, तो बैठने का मौका तो बहुत ही कम मिल पाता है। ये समझ लीजिए कि 1 बजे तक आपको खड़े ही रहना है। हाँ, यदि है कोई ऐसा कि टीचर्स वगैरह साथ में, तो सीनियर की ड्यूटी लगती है, तो सीनियर सब कुछ बहुत अच्छा सिखाते हैं। मेरे साथ बहुत सीनियर्स की ड्यूटी लगी है, उन्होंने बताया कि ये ऐसा होता है, ये बाइल्स वगैरह तुम्हारे हैं, इसमें ये ऐसा ये ब्लड जाता है, ये मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। और अगर पेशेंट को ये दिक्कत है तो उस टाइम पे कौन कौन से आप ड्रग दे सकते हैं, जो नॉर्मल ड्रग है, जैसे हमें फीवर आता है, हम PCM खा लेते हैं, तो बेसिक जो ड्रग है वो सीनियर ने अच्छे इंट्रोड्यूस किए थे, वाइटल लेना बताया था। कुछ हद तक मेडिकेशन कर देते हैं हम लोग, सिखा देते हैं वो, ताकि आगे जाके मान लो अगर सीनियर नहीं है, सीनियर का कुछ एग्ज़ाम है वगैरह है, तो हम लोग को देखना पड़ता है। हालांकि NO वगैरह भी हेल्प करते हैं हमारी नर्सिंग ऑफिसर,
बट हमें थोड़ा बहुत करना होता है, तो ऐसा ना हो कि वाइटल्स ही जानते हैं, तो हम लोग सीख लेते हैं उसमें। फिर मतलब 1 से 2 लंच रहता है, 2 से 4 क्लासेस रहती हैं, वो लेना कंपलसरी है, नहीं तो अटेंडेंस मार्क नहीं होती आपकी। क्लिनिकल के टाइम पे तो ये प्रॉब्लम होती है, अगर हाफ थोड़ा ब्लॉक चल रही है तो लगता है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब बस जाके रूम पे सो जाए। और साथ में फिर असाइनमेंट भी होते हैं। अभी तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में तो असाइनमेंट कम थे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ड्यूरेशन वैसे वैसे असाइनमेंट भी बढ़ते जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 7 या 10 असाइनमेंट थे, सेकंड सेमेस्टर में 12-18 असाइनमेंट हो जाएंगे, ऐसे उसके बाद बढ़ते जाते बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट भी अलग अलग, अभी तुम्हारा कोई फंडामेंटल का बाद में और आगे एचएन का भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे हम लोगों का कैसे होता है कि भी गायनी का भी बनाना है, कम्युनिटी का बनाना है। पिछले में क्या था, हमको साइकेट्री का भी बनाना था, पीडिया का भी बनाना था और मैनेजमेंट का भी बनाने थे, ठीक है। 3-3 सब्जेक्ट के असाइनमेंट थे, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी छोड़ ही दें, इस टाइप का हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती हैं और एग्ज़ाम हुआ तो उसके बीच में गैप नहीं मिलती। इस प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज एग्ज़ाम तुम्हारा ख़त्म हुआ और नेक्स्ट डे चाहे प्रैक्टिकल वाइवा हो या ना हो, कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अगले ही दिन तुमको क्लास अटेंड करनी है अगले सेमेस्टर की। अगले सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और मुझे, तुम तो ऐसे सीबीएसई बोर्ड से हो तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी किसी भी लैंग्वेज सब्जेक्ट? प्रॉब्लम तो नहीं आई है। और अगर यूपी बोर्ड से भी है तो उसे भी नहीं आई, क्योंकि टीचर ना अच्छे से पढ़ा समझाते हैं। जो हमारी बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज रहती है उसी से पढ़ाते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश कह देते हैं उसे, उसी में पढ़ाते हैं और खूब अच्छे से समझ में आता है। मेरी क्लास में भी यूपी बोर्ड से बच्चे हैं बहुत से, तो उन्हें ऐसा दूर क्यों जाना भाई, मैं खुद यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। तो उसमें मुझे स्टार्टिंग में ऐसा नीट की प्रिपरेशन करी थी, ठीक है, 3 साल तो करी थी, तो सारी चीज़ें मतलब ले लिया था। बट क्या था कि एमसीक्यू प्रैक्टिस किया था उस टाइम पे, तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। बट क्या था कि अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। उस टाइम पे हमारे ऊपर केवल एक सीनियर बैच था, ठीक है। तो उसमें क्या था, हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे, जो मैम थी, सेंटो मैम फॉरन जा रही हैं, और शंकर सर थे, तो हमारा क्या होता था, हर सब्जेक्ट हर यूनिट के बाद जैसे ही ख़त्म हो रहा वैसे टेस्ट होता था। तो उन लोगों ने इतने ज़्यादा टेस्ट और एग्ज़ाम करवा दिए थे सेमेस्टर एंड तक कि मतलब ऐसा मान के चलो कि फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम केवल एग्ज़ाम देते। लेकिन ये अच्छा था उनका, हमको लिखना आ गया, और मतलब जो यूपी बोर्ड के थे उनको मतलब प्रॉपर लिखना आ गया था। 2 इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, तो लगता है कि अरे अभी पहले क्लास टेस्ट दो, फिर इंटरनल दो, उसके बाद वाइवा वगैरह होता है, सेकंड इंटरनल आ जाते हैं। आपको हार्डली 15-20 दिन का गैप मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सेमेस्टर होता नहीं है। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, कहने के लिए होता हो तो 6 महीने का, उसमें से आपके संडे निकल जाते हैं, एक आध छुट्टियाँ हो गई, छुट्टी हो गई, और 4 महीना बचता है। 1 महीना क्लिनिकल हो गया, उसमें 3 महीने 2 इंटरनल, वाइवा, प्रैक्टिकल, फिर आपका मेन एग्जाम। तो लगता है कि बहुत एकदम बर्डन आ गया है। कॉलेज लाइफ जैसी होती है वैसी यहाँ पे नहीं है। हर कॉलेज का सेम कंडीशन है। इस प्रोफेशन की सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये फ्रस्ट्रेशन है। तुम फ्रस्ट्रेट तो होगे, ठीक है, बस ये चीज़ एक ड्रॉबैक कह सकते हैं। बाकी जो यहाँ से निकलने के बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें हम, तो अगर क्लिनिकल एरिया में कोई जा रहा तो सबसे बेस्ट है, 6 घंटे की जॉब है उसमें, ठीक है। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, 70,000 से स्टार्ट हो जाती है। और अभी तो 8वां वेतन आने वाला है, मतलब 1 लाख के पास पहुंच जाएगी। और एम्स में कोई लग गया, और काफ़ी अच्छी जो एक रेलवे की आती है, ठीक है, उसमें कुछ काम ही नहीं करना है तुमको, केवल बैठना है, अटेंडेंस लगा के चले आना, फिर अपना काम करो, ठीक है। तो इस टाइप की हैं चीज़ें, ठीक है। और हॉस्टल तो मिला नहीं, यहाँ बॉयज़ को हॉस्टल नहीं मिलता अभी, है नहीं। इन फ्यूचर मतलब जो अगला बैच आएगा तो पीजी में रहते हो या तुम रूम लेके रहते हो, तो वहाँ की लाइफ कैसी है, कैसे क्या मैनेज करते हो? अब ये जो एरिया है मेडिकल एरिया है पूरा, तो ऐसा है नहीं कि कोई और प्रोफेशन का बच्चा हो, नॉर्मली मेडिकल के रहते हैं, जैसे पैरामेडिकल है, एमबीबीएस है, और पीजी मिल जाते हैं यहाँ पे, ढूंढने से मिल जाते हैं। अगर आप किसी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं किसी के, या आपको नहीं मिल रहा है, तो 1-2 दिन एडजस्ट करके अपने सीनियर से पूछिए, अपने बैचमेट से पूछिए कि आप कहाँ रहते हैं। तो एरिया अच्छा है। कुछ जगह पे थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, क्योंकि ये बहुत पुराना एरिया है, जहाँ हम रह रहे हैं बहुत पुराना है। और आगरा अच्छा है, ऐसा नहीं है, और जगह पे आगरा अच्छा है। बस यहाँ जो ये एसएन का कॉलेज है, कॉलेज की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इसका। और नहीं तो, जैसे कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लोग, ओल्ड आगरा है तो मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लोग पहले से ही यहाँ बसे हुए हैं। तब ऐसा नहीं कि उनको गवर्नमेंट हटा दे कि यहाँ से, तो लेकिन जो कॉलेज का पूरा एरिया उसको तोड़ के पुराना वाला हटा के मतलब फिर से वो बना रहे हैं, ठीक है।
पीजी का एक्सपीरियंस अच्छा है, और डिपार्टमेंट के मिल जाते हैं, जैसे एक्सरे हुआ, डायलिसिस हुआ, कार्डियो हुआ, तो उसके भी बच्चे रहते हैं, सबसे बातचीत हो जाती है, 1-2 दिन में अटेम्प्ट कर लेते हैं सबके साथ। और मैथ्स है नहीं, मैथ्स हालांकि मैथ्स है कॉलेज का, लेकिन प्रेफर करो कि स्टार्टिंग में आप बनाओ, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट मैथ्स पे जंप करेंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं। प्रॉब्लम देख, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैं जब आगरा से, मेरा घर बहुत ज़्यादा दूर है, तो मतलब स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ी सी मतलब क्या था, मेस से खाएंगे ऐसा चल रहा था। बट मैं बीमार पड़ गया और मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। सारे टीचर्स भी बोलते थे, अरे आशुतोष क्या हो गया तुमको, ठीक है। मेरे कुछ सर थे जो यहाँ से चले गए हैं अभी, तो मतलब बोलते थे आशुतोष क्या हो गया, सर पता नहीं, चीज़ें नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो फिर बोले वो कि मतलब खाना खुद से बनाओ, थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि कहीं भी कोई भी कॉलेज में हो तुम, तो सबसे पहले तुमको अपनी हेल्थ पे और डाइट पे ध्यान देना। मतलब पहले ऐसा रहता है नहीं, सब कुछ छोड़ के तुमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसा होता है। बट नहीं, मैंने यहाँ चीज़ें आके जानी कि पढ़ाई नहीं है, सबसे पहले अपनी हेल्थ है। हेल्थ होगी तभी चीज़ें कर सकते हो। ये सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, कॉलेज ही नहीं जा सकते आप। हाँ, कॉलेज नहीं, जो करना चाहते तुम पढ़ना चाहते हो वो भी नहीं कर सकते। और अगर आपकी उसी टाइम क्लिनिकल लगी तो आप फिर बहुत बर्डन हो जाता है, मैनेज कैसे करें अटेंडेंस, वो बहुत दिक्कत में आ जाता है। क्लिनिकल के टाइम पे तो बिना ब्रेकफास्ट किए तुमको ही मैं बोल रहा हूँ मत जाना, खास करके अगर टीबी वार्ड में ड्यूटी लग रही तब भी। क्योंकि मेरा बैचमेट है, उसको प्रॉब्लम हो गई थी, 6 महीने से घर रहना पड़ा था, ठीक है। अभी तो वो जो लोग आते हैं कि मैं चने खा के आता हूँ, नहीं भाई, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, 2 पराठे चाय के साथ आओ आराम से, तभी जाके टिक पाओगे 1 बजे तक। नहीं तो नहीं। चलो कुछ 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे, ठीक है। एंट्रेंस अभी जो इस बार 2026 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स अगर देना चाहो तुम, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे 106 हैं तुम्हारे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया था तुमने। कोई टिप्स पहले तो बहुत टिप्स तो ये है कि आप 12th करके आ रहे हैं अगर, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वहाँ पढ़ते हैं, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। उसको आप अगर आप और स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करके आ रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, आपको ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो भी आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के आ रहे हैं, 12th के साथ इंग्लिश भी पढ़ के आ रहे हैं। तो पहले जो आपके मेन एरिया है, बच्चे क्या कहते हैं मुझे नर्सिंग फंडामेंटल नहीं आता, नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो मैं पहले वही पढ़ूंगा। नहीं, पहले आप बायो कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, क्योंकि बायो के 120 क्वेश्चन के आसपास आता है, तो उसमें से 24 क्वेश्चन बायो के ही आ जाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो पहले जो अपना मेन स्ट्रॉन्ग है वो बायो है, उसके बाद केमिस्ट्री इजी लगता है, केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो, क्योंकि आप ये पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको और कहीं जंप नहीं करना है। अगर आप ये आपके फिक्स है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका आराम से हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। तो ये भी नहीं कि अगर मैंने गलत मार्क कर दिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको फायदा भी नहीं अगर आप छोड़ेंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और गलत निकला तो मार्क्स तो कटना है नहीं, नेगेटिव मार्किंग। तो पहले जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर आप इंग्लिश, जो इंग्लिश ईजी लगता है, फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड पे जंप कर सकते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में। यही टिप्स है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग है पहले उसे और स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें एडिशनल हैं वो हो जाती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात बुक ले लीजिए, टेस्ट सीरीज अगर आप लगता है कि मैं खरीद लूँ तो खरीद लीजिए। मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने नहीं लिया था, यूट्यूब पे बहुत क्वेश्चन पढ़े हैं और सेम ही क्वेश्चन देते हैं। आप कितने भी टेस्ट दो, क्योंकि क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा नहीं बना सकते हैं, वो सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप 15-20 दिन का आपको गैप मिल रहा है तो उसमें आप रिवाइज भी करेंगे। आप यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, उस पर बहुत क्वेश्चन पढ़े, स्किप करके 2x पे देख लीजिए, हो जाएगा आराम से। 500, 700, 1000 सवाल हो जाते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुपरफिशियल पढ़ लीजिए, हो जाता है। और फिजिक्स की बात करें तो लग फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, केमिस्ट्री में भी ऐसी सेम थिंग है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है तुमसे, ठीक है। अगर तुमको दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ी तो इसमें कुछ चेंज करना चाहोगे तुम? क्या कोई तुमने जो गलती करी हो उसको फिर सुधारना चाहो, ऐसी कुछ गलती? सीनेट की तो नहीं बताऊंगा, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने टेस्ट छोड़ दिए थे, बहुत से नहीं दिए थे। मुझे था फॉल्स फीलिंग कहते हैं ना उसे, कि अरे मेरा हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, 1 महीने में कर लूँगा। तो मुझे लगा कि जो मैंने जो नीट में नहीं कर पाया था तो कुछ ना कुछ अफेक्ट किया है सीनेट में। अगर मैं टेस्ट दे देता तो आज जो 106 है तो
इससे ज़्यादा आके मुझे कोई और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, KGMU, UPMS, GSBM। हालांकि मैंने काउंसलिंग में वो टॉप पे रखा था प्रायोरिटी में, लेकिन मुझे SNMC मिला। ये भी बेस्ट है कॉलेज है, बट टेस्ट कंपलसरी तो है ही देना, क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिए। और कॉलेज लाइफ का एक एडवाइस दूंगा कि यहाँ पे आके बहुत से बच्चे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछने वाला था लास्ट में। तो बातचीत सबसे कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में रहता है बातचीत करना थोड़ा कम हो जाता है, ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, मेनली ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, ग्रुप्स बनते हैं। आप पहले 1 हफ्ते जाएंगे तो आपको लगेगा मैं धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं अकेले बात कर लूँगा किसी से, कोई बात नहीं, दोस्त बनाइए। उसके बाद मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ही होगी तभी फीमेल फ्रेंड्स बनेंगे, फीमेल फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। डायरेक्ट उसमें मत जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर करें, मना नहीं है किसी चीज़ का, हाँ, मना नहीं सब है। कॉलेज लाइफ है, आपको एंजॉय करनी चाहिए। बट पहले फर्स्ट सेमेस्टर देखिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक बहुत लगती है बच्चों। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप नीट का पढ़ के आ रहे हैं या 12th पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको इतना नहीं लिखना होता है। आप नीट का अगर देखें तो MCQs करना होता है, सीनेट में भी MCQs करना होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे टीचर्स आपसे कहेंगे आपको इतना पेज लिखना है, और वो सच कहते हैं इतना पेज लिखना होता है। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 पेज लिखना है। बच्चे सोचेंगे मैं क्या लिखूं, तो ये बोर्ड नहीं है कि आप डायग्राम बनाया है 5 पॉइंट लिख दिए, 2 पेज में नहीं होता है। 7 पेज 10 पेज का 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 12-13 पेज लिखने पड़ेंगे, तभी यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स देगी। तो पहले फोकस करें कि फर्स्ट सेम अच्छे से निकल जाए। मेन रोल तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। मेरे से बहुत सारे जो नए इन लोगों का बैच आता है, ठीक है, तो मेरे नीचे लगभग इतने 3 बैच है ना, तुम्हारा तीसरा बैच होगा हमारे नीचे। तो मतलब लोग पूछते हैं कि बॉस कैसे मतलब करना है, तो बात ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट। 1.5 घंटे में तुमको एनाट करना है, फिर 1.5 घंटे में तुमको फिजियो करना है। सेम थिंग सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में सेम थिंग हो जाती है। सोशो साइको में तो फ्लो चार्ट से हो जाता है और डायग्राम नहीं बनाना पड़ता है उसमें। लेकिन एनाटॉमी फिजियो में आपको थ्योरी भी लिखनी है, एनाटॉमी फिजियो मिक्स भी हो जाता है कभी कभार, एना के फिजियो में कर देते हैं, और डायग्राम भी बनाना है। हर अगर क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका 1 नंबर का चांस बढ़ जाता है हर क्वेश्चन में, कि आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा। अच्छी बात है। रिलेशनशिप के बारे में तुमने तो बता दिया। फर्स्ट सेमेस्टर पहले तो खुद पे फोकस करें पढ़ाई पे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टीचर भी कहेंगे बेटा बैक बहुत लगती है, अभी नहीं करना है ये सब, कॉलेज लाइफ है, आराम से एंजॉय हो जाएगी आप लोगों की। आइए कॉलेज में अच्छे से पेपर दीजिए, पेपर इजी आता है, कोई बर्डन नहीं लेना है। 1 वर्ड आंसर्स आते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, सुपरफिशियल पढ़ लेंगे, आपका हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़ लीजिए पहली बात तो, डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि डायग्राम भी पूछ सकते हैं। अब जो मैंने पेपर दिया था उसमें थोड़ा लेवल टफ था, मैंने जब डिस्कशन देखा तो उन्होंने कहा आपका इस बार का पेपर टफ है, उसके पहले इजी था। तो सीनेट में भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है नर्सिंग में, हाँ, वो धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। आपको ये देखना है कि आप अगर थोड़ा डीप जा सकते हैं तो चले जाइए क्वेश्चंस में, लेकिन सुपरफिशियल पहले अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने के आराम से हो जाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कि क्लिनिकल का एक्सपोजर जो अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। ये बात मानते हो कि नहीं? तो मानते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट में क्या होता है कि तुमको मतलब कोई पेशेंट आया, वो पैसे दे के आया है, ठीक है। जब पैसे दे के आया तो वो छूने नहीं दे। अब तुमने एक बार प्रिक किया, दोबारा प्रिक करने जाओगे तुरंत डांट देगा, मना कर देगा, नहीं तुमसे नहीं लगवाएंगे भाई। और जो डॉक्टर्स भी होते हैं प्राइवेट में, वो एक्सपीरियंस को पहले पकड़ते हैं, क्योंकि पेशेंट पैसे दे के आ रहा है, पेशेंट के जो अटेंडर है वो पैसे दे के आ रहे हैं, वो अपना अगर प्राइवेट रूम ले रहे हैं तो उसमें जो एक्सपीरियंस है जैसे 2 साल का 3 साल का वही जाता है, और बाकी सब चीज़ जाता है। लेकिन आपका यहाँ पे ऐसा है, आपको डॉक्टर्स भी सिखाते हैं। अगर आप बोलेंगे मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, यार एनओ से बोलेंगे मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, वो कहेंगे तो क्या हुआ, आप आइए सीखिए, आपको सब कुछ सिखा देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर जो है साथ में लेके वो सिखाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जब मैं आया था स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं थे यहाँ पे, ठीक। हमारे ऊपर के लिए एक बैच होता था, तो हमारी जो क्लिनिकल लगती थी मतलब ऐसे, और प्राइवेट के बच्चे आते थे, तो हमने प्राइवेट में अपने खुद में बहुत ज़्यादा जो देखा है कि वो क्या कुछ नहीं आता उनको, और हमारे बैच के कोई भी स्टूडेंट ले लो तो इजीली चीज़ों को कर लेते हैं, क्योंकि जेआर भी जानते हैं, ठीक है, और रेनो भी जानती हैं, वो हमको प्रॉपर सिखाती हैं। ऐसा होता है कि अगर वो सेकंड ईयर के बच्चे हैं या थर्ड ईयर के बच्चे हैं और आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो अपने को कंपैरिजन करेंगे तो आप उनके बराबर या उनसे काफ़ी ज़्यादा जानते हैं, और आपके सीनियर साथ हैं, सब लोग साथ हैं, टीचर्स भी आते हैं, वो भी बताते हैं कि पेशेंट को कैसे अटेंड करना है, क्या पढ़ना है, और आप क्लिनिकल में जाएंगे उससे पहले आपको हर चीज़ बता दी जाएगी। तो गवर्नमेंट का मतलब जो है यही बेनिफिट है
तो आगे प्राइवेट से किसी को डिग्री लेना है तो मतलब कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा नहीं है कि जॉब गवर्नमेंट से ही लगती है, प्राइवेट से नहीं लगती है, उसके लिए भी आपको पढ़ना होता है। आपकी जॉब प्रोस्पेक्ट अगर देखें तो गवर्नमेंट से भी जॉब लगती है, प्राइवेट से भी जॉब लगती है, बस मेन है कि स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है। बाकी जो है इसमें फ़ॉरेन का स्कोप काफ़ी अच्छा है, ठीक है। फ़ॉरेन में जैसे कि तुम्हारा यूके हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और हमारी मैम अभी गई हैं आयरलैंड गई हैं। आयरलैंड में मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है। बाकी बहुत सारे लोग कनाडा भी जाते हैं, पंजाब के सारे लोग कनाडा जाते हैं, ठीक है। तो फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई फ़ॉरेन जाना चाहता तो नर्सिंग करके उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक। पैसा काफ़ी अच्छा है, कोई मतलब ऐसा नहीं जाके वहाँ पर तुम क्या करोगे क्या नहीं, ठीक है। बाकी कॉर्पोरेट वालों की बात अलग है, लेकिन अगर कोई मेडिकल के थ्रू जाना चाहता है तो नर्सिंग बेस्ट है, ठीक है। तो मतलब हिमांशु मतलब इसका एक और भाई है, ठीक है, दोनों को सेम कॉलेज मिला है, तो कभी उससे भी बात करूंगा मैं, ठीक है। तो इसका नाम प्रांशु, उसका नाम हिमांशु, दोनों में कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन हिमांशु कौन प्रांशु है, ठीक है। तो प्रांशु से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर कोई और ज़्यादा मतलब इससे रिलेटेड किसी को जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकता है। बाकी और भी स्टूडेंट हैं इसके बैच में, ठीक है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा, मुझे टाइम मिलेगा अगर कभी तो, ठीक है। तो बाकी कन्वर्सेशन तो हमारा अच्छा रहा। बाकी कोई और बात हो तो आप कमेंट करके पूछना। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं सेम चैनल पे, ठीक है। आपको कंटेंट सफिशिएंट मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।